हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं शेखर। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं सीडीपी के 40 महत्वपूर्ण प्रश्नों को। पहला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, विद्यार्थी के चरित्र विकास में किन गुणों का विकास आवश्यक है? तपस्या और परिश्रम, दृढ़ संकल्प और साहस, अच्छी आदतें या फिर उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दोस्तों यहाँ पर हमारा, कोठारी कमीशन की निम्न में से कौन सा आयाम सामूहिक विद्यालय संबंधी अवधारणा के लिए आवश्यक है? ये यहाँ पर आपको बताना है। आधारभूत ढांचा एवं लागत आकलन, आधारभूत ढांचा एवं लागत का आकलन। अगला ऑप्शन है प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा एवं क्षेत्रीय भाषा में माध्यमिक शिक्षा। सी ऑप्शन है ग्राम व समुदाय के बीच या पास में ही विद्यालय। ये दोस्तों तीनों चीज़ें होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका बिल्कुल सटीक उत्तर। कोठारी कमीशन के अनुसार कौन सा आयाम सामूहिक विद्यालय, सामूहिक विद्यालय में क्या है कि ग्राम व समुदाय के बीच पास में विद्यालय होना चाहिए, बिल्कुल है। प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा और जो वहाँ की लोकल लैंग्वेज है, क्षेत्रीय भाषा, उसमें शिक्षा दी जानी चाहिए। आधारभूत ढांचा एवं लागत का आकलन, सभी सही है। अगला प्रश्न है, शिक्षा निम्न में से किस संवैधानिक प्रावधान के अंतर्गत परिगणित है? अच्छा प्रश्न है। शिक्षा दोस्तों किस सूची का विषय है? तो समवर्ती सूची का विषय है। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, 1 नंबर के लिए पूछा जा सकता है। शिक्षा दोस्तों समवर्ती सूची का विषय है। अगला प्रश्न है, कई बार पूछा जा चुका है ये प्रश्न, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग ने अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत की थी? अच्छा प्रश्न है। राष्ट्रीय ज्ञान आयोग ने अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत की थी दोस्तों? ये हो जाएगा 2009 में, 2009 में। ऑप्शन नंबर बी दोस्तों इसका बिल्कुल सटीक उत्तर है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा के अंतर्गत अधिगम के स्रोत निम्न में से किस रूप से व्याख्यायित हैं? इनमें से यहाँ पर आपको बताना है। इसमें दोस्तों प्रयोगशाला उपकरण, शैक्षिक प्रौद्योगिकी, पाठ्य पुस्तक, पुस्तकालय या फिर उपरोक्त सभी। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा उपरोक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी। अगला दोस्तों प्रश्न है, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार निम्न में से किस आयु सीमा वाले बच्चों से संबंध है? ये यहाँ पर आपको बताना है। तो निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा दोस्तों ये 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए ही है, बाकी विकलांग में 18 तक आता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 6 से 14 वर्ष। अगला प्रश्न है, शिक्षक को प्रत्येक छात्र के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए? मित्र की तरह, बराबरी का, व्यक्तिगत रूप से या फिर कोई मतलब नहीं रखेंगे। ये तो बिल्कुल नेगेटिव पॉइंट हो जाएगा डी वाला। बराबरी का, व्यक्तिगत रूप से, मित्र की तरह दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। शिक्षक को प्रत्येक छात्र के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए? एक मित्र की तरह दोस्तों, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। पर बहुत कम ही शिक्षक होते हैं जो ऐसा करते हैं। अगला प्रश्न है, और हम दोस्तों अगर बनते हैं तो बिल्कुल ऐसा ही हम करेंगे। अगला प्रश्न है, शिक्षक का अनुसंधान क्षेत्र क्या होना चाहिए? ये यहाँ पर आपको बताना है। सामाजिक समस्याओं का क्षेत्र, शैक्षिक समस्याओं का क्षेत्र, नैतिक समस्याओं का क्षेत्र। तो इसका दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा तथ्य सहज ज्ञान युक्त सोच के बारे में सही माना जाना चाहिए? यह अन्वेषण प्रक्रिया का ही एक अंश है। तो ऑप्शन नंबर ए दोस्तों हो जाएगा इसका सटीक उत्तर। अगला दोस्तों प्रश्न है यहाँ पर हमारा, निम्न में से आर्मस्ट्रॉन्ग किस विधि के मुख्य प्रतिपादक थे? ये यहाँ पर आपको बताना है दोस्तों, ये हो जाएगा अनुमानी विधि, ऑप्शन नंबर डी, अनुमानी विधि। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, अधिगम में विषय और शिक्षण विधियाँ निम्न में से किस समेकित उपागम की विशेषता है? ये दोस्तों यहाँ पर आपको बताना है। बहुविषयी, अंतःविषयी, बहिर्विषयी या फिर उपरोक्त सभी। तो इसका दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर हमारा बहुविषयी, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा लक्षण मुख्यतः पारस्परिक संप्रेषण के संदर्भ में लागू होता है? ये यहाँ पर दोस्तों आपको बताना है। दोस्तों ये हो जाएगा अपरिवर्तनीय, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, निम्न में से सार्वजनिक संप्रेषण संरचना के अंतर्गत होती हैं? ये यहाँ पर आपको बताना दोस्तों, ये हो जाएगा औपचारिक संरचना, ऑप्शन नंबर डी, औपचारिक संरचना इसका बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसके द्वारा संप्रेषण अधिक प्रभावशाली हो सकता है? किसके द्वारा होगा? ये यहाँ पर आपको बताना है। कक्षा के बीच चुटकुले सुनाना, बहुसंवेदी अपील का प्रयोग करना, उच्च अधिकार के साथ बोलना, यह बताना कि श्रोताओं के लिए क्या उपयोगी है।
तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर हमारा, किसके द्वारा संप्रेषण अधिक प्रभावशाली हो सकता है, ये हो जाएगा बहुसंवेदी अपील का प्रयोग करना, ऑप्शन नंबर बी। अगला दोस्तों प्रश्न है, अगर हमें 10+2+3 प्रणाली जैसे नए नए आविष्कार के प्रभाव पर भविष्यवाणी करनी है तो हम कौन सी तकनीक का प्रयोग करेंगे। दोस्तों ये हो जाएगा डेल्फी तकनीक। डेल्फी तकनीक ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका बिल्कुल सटीक उत्तर। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, आभासी अनुभव किसके माध्यम से बेहतर दिया जा सकता है। आभासी अनुभव दोस्तों ये हो जाएगा कंप्यूटर के माध्यम से, संगणक के माध्यम से आभासी अनुभव बेहतर दिया जा सकता है। अगला प्रश्न है, सीसीटीवी का पूरा नाम क्या है। ये दोस्तों यहाँ पर आपको बताना हो जाएगा क्लोज्ड सर्किट टेलीविजन। सीसीटीवी का पूरा नाम दोस्तों क्या हो जाएगा, क्लोज्ड सर्किट टेलीविजन हो जाएगा इसका सही उत्तर, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, विद्यार्थी द्वारा स्वनिर्मित ज्ञान का प्रदर्शन और संबंध फीडबैक प्राप्ति सिस्टम कहलाता है। दोस्तों क्या कहलाता है, वेब ऑथरिंग कहलाता है, ऑप्शन नंबर ए दोस्तों हो जाएगा इसका बिल्कुल सटीक उत्तर। अगला प्रश्न है, एक सिस्टम के रूप में कंप्यूटर के निम्न में से यूनिट से इकाइयाँ नहीं होती हैं। कौन सी नहीं होती यहाँ पर आपको बताना है। गणितीय तार्किक यूनिट बिल्कुल ठीक है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू है, कमांड व नियंत्रण यूनिट ये भी है, इनपुट प्रोसेसिंग यूनिट दोस्तों इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला यहाँ पर हमारा प्रश्न है, वह प्रतिकूलन जिसके माध्यम से अध्यापक को एक समयावधि में अनेक व्यवहार व और उपलब्धियों का आकलन किया जाता है कहा जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों अध्यापक निष्पादन। अध्यापक निष्पादन ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका बिल्कुल सटीक उत्तर। अगला प्रश्न है, भारत में शिक्षा के तृतीयक स्तर पर मुख्य प्रबंधक निकाय कौन सा है। इसका सही उत्तर दोस्तों यहाँ पर आपको बताना ही हो जाएगा दोस्तों यूजीसी, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, यूजीसी, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, निर्माणात्मक व संकलनात्मक आकलन का स्वरूप निम्न में से कौन सा है। औपचारिक एवं अनौपचारिक, वस्तुनिष्ठ एवं व्यक्तिनिष्ठ, नॉर्म एवं क्राइटेरिया रिफरेंस्ड, या फिर उपरोक्त सभी। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, अधिगम हेतु बच्चे के आकलन का प्रमुख उद्देश्य निम्न में से कौन सा है। ये यहाँ पर आपको बताना। अधिगम के लिए दोस्तों देखिए यहाँ पर बच्चे की कार्य प्रगति एवं जरूरत को पता करना, ये भी ठीक है, भावी मानक एवं रणनीति बनाना, लगातार सुधार हेतु अभिप्रेरित करना, या फिर उपरोक्त सभी। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा उपरोक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा उच्च शिक्षा का नियामक है। तो इनमें से यहाँ पर आपको बताना दोस्तों हो जाएगा यूजीसी, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, यूजीसी, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, एक अध्यापक ने विद्यार्थियों का टीएटी परीक्षण किया ताकि उनमें निम्न की पहचान की जा सके। उपलब्धि की, अभिज्ञता की, अभिवृत्ति की, या फिर व्यक्तित्व की। तो दोस्तों इसका सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा हमारा व्यक्तित्व की, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही उत्तर। एक अध्यापक ने विद्यार्थियों का टीएटी परीक्षण किया ताकि उनमें व्यक्तित्व की पहचान की जा सके। अगला प्रश्न है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने अपनी महत्वपूर्ण सिफारिशें निम्न में से किस वर्ष प्रस्तुत की। दोस्तों अच्छा प्रश्न है, 1949 में प्रस्तुत की थी यूजीसी ने, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका बिल्कुल सटीक उत्तर। अगला प्रश्न है, कोठारी कमीशन ने निम्न में से किस कक्षा समूह में शारीरिक शिक्षा पढ़ाने की सिफारिश की। दोस्तों ये कक्षा 5 से लेकर 7 तक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका बिल्कुल सटीक उत्तर। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, विद्यार्थियों की प्रतिभा विकास के आयामों के संबंध में निम्न में से कौन सा सत्य है। पाठ से पूर्व व्यवहार विधि ठीक है, पाठ के पश्चात व्यवहार विधि, पाठ के दौरान व्यवहार विधि, उपरोक्त सभी। दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, शैक्षिक प्रबंधन में प्रबंधन मैनेजमेंट को किस अनुशासन विषय संकाय में रखा गया। दोस्तों ये हो जाएगा तकनीकी में रखा गया, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सटीक उत्तर। अगला प्रश्न है, बच्चों को विद्यालयों की ओर खींचने, पढ़ने व पढ़ाने के लिए निम्न में से कौन सा कार्य चलाया गया। अच्छा प्रश्न है, पूर्व बाल्य काल देखभाल एवं शिक्षा, ECCE ये भी ठीक है, बालिका एवं महिला शिक्षा ये भी ठीक है, जनजातीय शिक्षा एवं कंप्यूटर शिक्षा। तो उपरोक्त सभी दोस्तों इसमें शामिल है, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, विद्यार्थी में परस्पर विमर्श कैसे एक नई समझ पैदा करता है। ये यहाँ पर आपको बताना है, समझ की तुलना में, ज्ञान की परीक्षण से, कारण परिणाम जानने से, या फिर उपरोक्त सभी। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा उपरोक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर हमारा बिल्कुल सटीक उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, छात्रों में झूठ बोलने की आदत को कैसे दूर कर सकते हैं। ये यहाँ पर आपको बताना है।
उनको ताड़ना देकर, ऐसा नहीं करना है। झूठ के कुप्रभाव और भाषण देकर, ऐसा भी नहीं करना है। सच बोलने वाले छात्रों के उदाहरण देकर, या फिर सच बोलने वाले छात्रों को पारितोषिक देकर, यानी कि नाम देकर, पारितोषिक देकर सच बोलने वाले छात्रों को। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही उत्तर, ज़्यादा सटीक उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी है इसका सटीक उत्तर। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद से संबंध क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान निम्न में से किस शहर में स्थित है। दोस्तों ये सभी के सभी जगह आपको मिल जाएंगे। भोपाल में भी मिल जाएगा, भुवनेश्वर में भी मिल जाएगा, अजमेर में भी मिल जाएगा, मैसूर में भी, मैसूर, शिलोंग, सभी जगह है। ऑप्शन नंबर डी दोस्तों इसका सटीक उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न दोस्तों यहाँ पर हमारा, शिक्षण प्रक्रिया के निम्न सोपानों को क्रम में व्यवस्थित करें। तो क्रम में दोस्तों यहाँ पर आपको व्यवस्थित करना है। सबसे पहले दोस्तों आएगा यहाँ पर शिक्षण उद्देश्यों का निरूपण, ऑप्शन नंबर 4 पहले नंबर पर आएगा। 4 दोस्तों केवल एक ही में है पहले नंबर पर, तो ऑप्शन डी बनेगा इसका सही उत्तर। इसके बाद होगा वर्तमान ज्ञान को पूर्व ज्ञान से संबंधित करना, उसके बाद शिक्षण सामग्री की प्रस्तुति, फिर उसको हो जाएगा मूल्यांकन, फिर दोस्तों हो जाएगा पुनः शिक्षण। तो इसका दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, प्रसारण सामग्री का उपयोग किया जाता है। प्रसारण सामग्री का उपयोग किया जाता है दोस्तों, ये हो जाएगा बेहतर एकाग्रता और सीखने के लिए, अधिकतर लोगों तक पहुंचने के लिए, पढ़ाए जाने वाले विषयों की बेहतर धारणा शक्ति के लिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रसारण सामग्री का उपयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर डी सभी के लिए। अगला प्रश्न है, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के अनुसार एक विद्यालय में न्यूनतम 80 या उससे कम बच्चे होने पर न्यूनतम कितने शिक्षक का प्रावधान है। दोस्तों ये हो जाएगा 2, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका बिल्कुल सटीक उत्तर। अगला प्रश्न है, एक प्रभावी संप्रेषण में किस की आवश्यकता नहीं होती। ये दोस्तों यहाँ पर आपको बताना है। भाषण पैटर्न को बदलने की, ठीक है, उचित संकेतों की, सामग्री में दक्षता की, ठीक है, आकर्षक व्यक्तित्व की। दोस्तों ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है आकर्षक व्यक्तित्व की। एक प्रभावी संप्रेषण में किसकी आवश्यकता नहीं होती, आकर्षक व्यक्तित्व की, ऑप्शन नंबर डी। बाकी भाषण पैटर्न को बदलने की बिल्कुल है, उचित संकेतों की भी है, और सामग्री में दक्षता की बिल्कुल है। अगला प्रश्न है, भारतीय परिस्थिति में विद्यालय व्यवस्था के अनावरण के मूल्यांकन के लिए किस प्रश्नावली को अपनाया गया है। ये यहाँ पर आपको बताना है दोस्तों, ये हो जाएगा हॉलपिन प्रश्नावली, हॉलपिन प्रश्नावली, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, मिलान करने वाले बहुविकल्पी प्रश्नों को परीक्षा में देते समय निम्न में से कौन सी बातें ध्यान में रखना अनिवार्य है। ये दोस्तों यहाँ पर आपको बताना, समांगी विकल्पों की वर्णमाला क्रम में प्रस्तुति, मिलान स्तंभों के पदों को विषम संख्या में प्रस्तुति, एक ही पृष्ठ या जगह पर प्रश्न प्रस्तुति। दोस्तों उपरोक्त सभी इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी। अगला दोस्तों यहाँ पर हमारा प्रश्न है, स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल मैनेजमेंट एंड ट्रेनिंग का संबंध है। दोस्तों ये हो जाएगा शैक्षिक प्रबंधन से, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा बिल्कुल सटीक उत्तर। ये थे दोस्तों आज के हमारे CDP के 40 महत्वपूर्ण प्रश्न। बाकी मिलते हैं बहुत जल्दी एक नई वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू सो मच। और 27 अप्रैल को आपका एग्जाम होने वाला है।